Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मजबूती के साथ काम का इनफैक्ट हफ्ते की बड़ी स्ट्रॉन्ग शुरुआत हुई है। इस समय 1% से ज्यादा उछाल, दिन के हाईज पे भारतीय बाजार 10,350 के लेवल्स पे आपको निफ्टी में होता हुआ नजर आएगा कामकाज। तगड़ी शॉर्ट कवरिंग, मंदी के सौदे कटने का भरपूर फायदा मिला है और वजह है क्योंकि ग्लोबल संकेत पॉजिटिव थे। और आज सुबह ग्लोबल संकेत इसलिए पॉजिटिव थे क्योंकि शुक्रवार को अमेरिका में 2.2% की उछाल तमाम बेंचमार्क्स में देखने को मिला। बेहद स्ट्रांग जॉब्स रिपोर्ट के चलते वो उछाल था, तो वही पॉजिटिव ओवर द वीकेंड क्यूज है जिसका इंपैक्ट आप इंडियन इक्विटी मार्केट्स में इस समय देख रहे हैं। मजबूती के साथ कामकाज। हाँ, मिड कैप, स्मॉल कैप, बैंक निफ्टी कुछ हद तक अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। मार्केट ब्रेथ कमजोर हो चली है, थोड़ा इस बात का आप ध्यान रखें, अदरवाइज बेंचमार्क के लिहाज से कोई इशू नहीं। लेकिन दो इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट के साथ बातचीत की शुरुआत करनी तो पहले बात करते हैं यूको बैंक की। और इस बैंक के एमडी और सीईओ मिस्टर रवि किशन टक्कर साहब मेरे साथ जुड़ते हुए। टक्कर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। पहले तो यूको बैंक का 1 साल का प्लीज चार्ट लेकर आए। 44-45 रुपए के हाईस थे, उन हाईस से 50% नीचे आपको, और आज इस कंपनी, इस बैंक ने अपने फ्रेश 52 वीक लोज छुए हैं, साल के न्यूनतम स्तरों पे कामकाज करता हुआ। पर टक्कर साहब, कई सारे मुद्दे जिसके चलते सरकारी बैंक फोकस पे हैं, पर मूड बिगाड़ने का असल में जिसने काम करा था वो तो नीरव मोदी और मेहुल चोकसी साहब का जो मामला सामने आया था, जो केस सामने आया था, ये जो पीएनबी फ्रॉड था। पहले मुझे ये बताएं, यूको बैंक का कितना एक्सपोजर है, या तो नीरव मोदी या फिर इनफैक्ट मेहुल चोकसी या गीतांजलि जेम्स ग्रुप पे, और अब इस रकम की वसूली के लिए क्या चल रहा है, क्या अपडेट है? देखिए, हमारा जो एक्सपोजर है वो पीएनबी ने एलसीज जो एस्टेब्लिश की थी, हमारी हांगकांग ब्रांच ने वो एलसीज के अगेंस्ट बिल डिस्काउंट किए हैं। तो वो करीब हमारा 2600 करोड़ के आसपास एक्सपोजर है। 2600 करोड़? और हाँ जी। और वो जो हमारा क्लेम है वो पीएनबी के ऊपर है। तो ऑलरेडी पीएनबी से बातचीत चल रही है, तो हमें उम्मीद है कि ये हमारा पैसा है, जैसे जैसे ये बिल्स ड्यू होते जाएंगे इसकी हमें पेमेंट मिलती जाएगी। तो उसमें हमें कोई बैंक को नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये टोटली एक्सपोजर पीएनबी के ऊपर है, ना कि गीतांजलि ग्रुप के ऊपर है। ये बिल्स ड्यू होना, कब से प्रक्रिया शुरू होने वाली है, कब ये पहला बिल ड्यू होने वाला है? नहीं, ड्यू तो बिल शुरू होने हो गए हैं। तो अभी हमारी पैसा मिल रहा है? नहीं, अभी मिलना शुरू नहीं हुआ, क्योंकि ये उनका अभी चल रहा है इन्वेस्टिगेशन पीएनबी का, क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं थे, तो हमने उनको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए हैं। तो उम्मीद है कि 31 मार्च से पहले हमें जो अमाउंट ड्यू हो गया वो पैसा मिल जाएगा। अच्छा, लॉजिकली तो ओनर सोनली लाइज ऑन पीएनबी, ये पैसा आपके पास आना ही चाहिए, देर सवेर आपको पूरा मिलेगा, है ना? इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट रहो। बिल्कुल ठीक। अच्छा, 31 मार्च तक अगर नहीं आता तो विल यू बी प्रोवाइडिंग फॉर इट? आपके क्वार्टरली नंबर्स में एक्सपेक्ट करूं इसको प्रोवाइड फॉर करा जाएगा, इस आंकड़े को? नहीं, देखिए, ऐसा कुछ वैसे सिचुएशन आने नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे एक्सपोजर पीएनबी के ऊपर है, सिर्फ उनको शायद अपने रिकॉर्ड वगैरह पूरे कंप्लीट करते हैं, उसकी वजह से तो डिले हो गया है। तो हमें उम्मीद है कि ये पैसा आ जाएगा, तो इसकी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दिक्कत ये आई थी फेक एलओयूज या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, है ना? आपने अपने एंड पे इंटरनली अपने एक्सपोजर की समीक्षा करी है, उसे क्रॉस चेक करा है क्या, और अपने कोर बैंकिंग को दुरुस्त करने की कोशिश करी है? ये तमाम सरकारी बैंक्स और यूको बैंक ऐसे स्टेप्स उठा रहे हैं क्या इस समय? हाँ, बिल्कुल, वो हमारा ऑडिट प्रोसेस चल रहा था, जो इंटीग्रेशन उसकी स्विफ्ट की और सीबीएस में होनी है, वो हमें उम्मीद है वो अप्रैल के अंदर हमारी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा भी हमारे इंटरनल जो कंट्रोल मैकेनिज्म है, हमारे जो एंट्रीज हैं स्विफ्ट और सीबीएस में चेक होती हैं, और हमारे सारे जो ऐसे अकाउंट्स हैं सारे रिकनसाइल्ड हैं। तो यूको बैंक में इस चीज की अभी कोई ऐसा इशू नहीं है, सारा ऑडिट पहले था भी, और अब हमने दोबारा भी री चेक कर लिया है, तो सारा रिकनसाइल्ड है। तो वो जो स्पेट ऑफ बैंकिंग फ्रॉड जो हुए थे, जो सामने आए थे सर, अब खबर ये है कि आरबीआई ने स्पेशल ऑडिट खासतौर पे ट्रेड फाइनेंसिंग पे फोकस करने के लिए, ये जो खासकर एलओयूज हैं इस पर फोकस करने का स्पेशल ऑडिट रखा है। डर ये है बाजार को, और इसीलिए स्टॉक प्राइस भी आज गिरे हुए हैं, 52 वीक लोज पे तमाम स्टॉक्स कामकाज कर रहे हैं कि देयर इज अ कैन ऑफ फॉर्म्स जो और खुलता हुआ नजर आएगा, दिक्कतें सामने आएंगी। अब आप कह रहे हैं इंटरनली आपने ऑडिट कर लिया है, समीक्षा कर रखी है, तो मैं डरूं नहीं, स्पेशल ऑडिट से कुछ निकल के ऐसा आने वाला नहीं है? हाँ, नहीं, हमारे जो इंटरनल कंट्रोल्स हमने सारे उसको रीचेक करवा के सारा कंफर्म कर लिया है कि जो भी हमारी एक्सपोजर है एलओयूज है एलसीज के अंदर है, वो सारा मतलब सही तरीके से सारा प्रॉपरली वेरीफाइड है। तो इसलिए उसमें कोई ऐसी कोई मेजर दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अच्छा,
यूको बैंक के केस में ये जो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर जिसको लेकर आजकल खासा डर लगने लगा है, कुल मिलाकर आपका इस सेक्टर पे कितना एक्सपोजर है अंदाजन, और अब क्या इस स्पेस इस सेक्टर को लेंड करने में बैंक्स कतरा रहे हैं? अरे देखिए, जो जेम्स एंड ज्वेलरी जो ये सेक्टर है हमारा, कोई ये जो एलसी का ये जो एक्सपोजर है, एक्सपोजर बेसिकली पीएनबी के ऊपर है, ना कि पार्टी के ऊपर है। उसके अलावा हमारा कोई इसमें कोई मेजर एक्सपोजर नहीं है। और वैसे भी हम पिछले कई सालों से इस सेक्टर में हम स्लो ही जा रहे हैं। हमने कोई फ्रेश भी एक्सपोजर नहीं लिया है। जो पुराने है वो तो उसी के अंदर ही हम सीमित रखा हुआ उसको अंदर। स्लो जा रहे, वही मैं क्योंकि पढ़ रहा था कि अब वो पैसे जुटाने में इस सेक्टर को बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। अच्छा, बियॉन्ड पीएनबी, हम तो पीएनबी पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन वैसे भी एनपीएस को लेकर दिक्कतें थी सरकारी बैंक के साथ, वो वरीज अभी भी परसिस्ट करती हैं सर। कब तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओवरऑल सेक्टर के हालात सुधरेंगे, ये दिक्कतें खत्म होती हुई नजर आएंगी, एटलीस्ट अबाउट होती हुई नजर आएंगी? देखिए, इस टाइम जो सबसे जो मेजर इशू जो पीएसजी फेस कर रहे हैं वो एनपीए के ऊपर, एनपी रिकवरी के ऊपर। और ऑब्वियसली जो हमारी सीआरए कैपिटल जैसी नॉर्म को मीट करने के लिए, जिसके लिए हमें सरकार से कैपिटल मिला है, उससे काफी मतलब सहूलियत रहेगी। एनपीएस के ऊपर अभी जो बड़े अकाउंट्स हैं उसमें अभी सारी जो हमारी नजरें हैं वो एनसीएलटी के जो रेजोल्यूशन प्रोसेस है उसके ऊपर है। और अगर आप देखेंगे तो जितने भी जो फर्स्ट लॉट के जो 12 केस रेफर हुए थे उसमें काफी केसेस में एडवांस स्टेज पे पोजीशन पहुंच चुकी है। तो उम्मीद ये है कि अगले क्वार्टर में इन सबका समाधान हो जाएगा। तो एक बार वो समाधान शुरू हो जाएगा तो ये जो बड़े मैं रोज नाम सुनता हूँ, फला ने बिड कर दिया है, ये इससे बेहतर बिड कर रहा है, अभी तक वो फाइनल कुछ निकल के नहीं आया है। पर मैं यूको बैंक पे आता हूँ। चलिए, Q3 में ग्रॉस एनपी आपके क्रॉस कर गए थे 20% का आंकड़ा सर, 20.64 टू बी प्रिसाइज। सुधरना तो अभी तो दूर की बात है, ठहराव कब तक एक्सपेक्ट करूं, डिटोरिएशन कब स्टेम होता हुआ नजर आएगा? क्या ये लास्ट क्वार्टर था, Q3 और Q4 ऑनवर्ड्स हालात सुधरेंगे या अभी समय लगना है? देखिए, अभी जो फ्रेश स्लिपेजेस का जो पेस था वो तो नो डाउट कम हो गया है। लेकिन अभी मैं कहूँ कि बिल्कुल हम टोटली फर्दर स्लिपेज नहीं होगी जो बढ़ेगी, वो तो शायद अभी हमारे हिसाब से जून क्वार्टर तक थोड़ा स्ट्रेस रहेगा, क्योंकि जो नया रिजर्व बैंक का रेजोल्यूशन प्लान है उसमें भी कई अकाउंट्स अभी जो कि एसडीआर S4A में थे वो स्लिप करेंगे इस 2 क्वार्टरों में, मार्च और जून में। लेकिन जून के बाद पोजीशन स्टेबलाइज हो जानी चाहिए। अच्छा, न्यूज थी ओवर द वीकेंड कि यूको बैंक भी अपने कुछ एनपीएस बेचने की तैयारी कर रहा है। कितना क्वांटम है सर? आपने ऑलरेडी बिड्स इनवाइट कर ली हैं क्या? क्या रिस्पॉन्स है और कितना लाइकली है हेयर कट उठाना पड़ेगा? देखिए, हेयर कट कितना है वो तो कहना मुश्किल है, लेकिन डिपेंड करेगा कि क्या हमें वहां से कोटेशन आती हैं। लेकिन इस साल में हम ऑलरेडी करीब 1600 करोड़ के एनपीएस एआरसी को सेल कर चुके हैं और करीब 470 करोड़ के अभी हमने एक फ्रेश ब्लॉक पे ऑलरेडी किया है। तो देखिए उसमें कितना अमाउंट है, लेकिन हमें उम्मीद है करीब इसमें से भी 150 से 200 करोड़ की हमें बिड जानी चाहिए। अच्छा, आपका बैंक प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पीसीए के अंतर्गत है। पिछले 9 क्वार्टर से लगातार आप लॉसेस क्लॉक कर रहे हैं सर। कब तक ब्लैक में या मुनाफे में आते हुए नजर आएंगे? कब तक ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो आरबीआई ने आपके ऊपर रखा है उसके बाहर निकलेंगे? कोई अंदाजा दें। देखिए, अभी ये कहना तो एकदम बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम एकदम का पीसी से बाहर निकलेंगे। लेकिन जो अगर हमें जो इस टाइम जो प्रेजेंट प्लान ऑफ एक्शन है, हमें उम्मीद है कि अगले 3-4 क्वार्टर के बाद बैंक द्वारा ब्लैक में आ जाएगा। अच्छा, इस जो पुराना तमाम इश्यूज क्रॉप अप हो रहे हैं ना सरकारी बैंक्स को लेकर, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, इन सब की जो बातें आई सामने, इसके बाद कहा जा रहा था कि शायद एक बड़ा, उसमें बड़ी चर्चा डिबेट आपने भी सुना होगा, क्या प्राइवेटाइजेशन एक सॉल्यूशन है? आप मानते हैं क्या सर? नहीं, मैं ये नहीं मानता कि प्राइवेटाइजेशन सोल्यूशन है। नो डाउट अभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में थोड़े से हम मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। बट अगर आप देखिए जो कंट्रीब्यूशन है पब्लिक सेक्टर बैंक्स का, वो मतलब आज की डेट में इकोनॉमी के अंदर जो प्रोग्रेस हुई है उसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। उसके अलावा सोशल, अच्छा चलिए, प्राइवेटाइजेशन नहीं अगर ऑब्वियस सॉल्यूशन है तो हो सकता है इस समय ओवर रिएक्शन हो, बट देयर इज अ ह्यूज लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, ये तो आप मानेंगे सर। कैसे बहाल कर पाएंगे? नहीं, देखिए ये अभी एक टेम्परेरी फिनोमेना है बिकॉज ऑफ अ फ्यू जो इंसिडेंट्स हुए हैं उसकी वजह से थोड़ा सा उस पर इम्पैक्ट आया है। बट अगर ओवरऑल देखिए तो पब्लिक कॉन्फिडेंस अभी भी कायम है। ऐसा नहीं है कि लोगों ने पैसा विड्रॉ करना शुरू कर दिया है बैंकों से, पब्लिक सेक्टर बैंक से। वो पब्लिक कॉन्फिडेंस स्टिल देयर और वो रहेगा। और बैंक अपना जो काम है, जो कार्य है, जो हमारे
जो हमको निभाना है एज अ कमर्शियल बैंक और एज अ सोशल। हाँ नहीं, ये तो अभी पब्लिक कॉन्फिडेंस तो है, मेरा भी पैसा सरकारी बैंकों में है, लेकिन हाँ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शेक होता हुआ नजर आया। उम्मीद करूं इससे ज्यादा स्पिल ओवर ना हो। ठक्कर साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए आज वक्त निकालने के लिए, डिटेल में चर्चा करने के लिए। यूको बैंक साल के लोस पे आज इस समय काम काज करता हुआ, अक्रॉस द बोर्ड सरकारी बैंक्स पे प्रेशर। लेकिन चलिए यहाँ पे ब्रेक के बाद एसएमई कॉर्नर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब एसएमई पर हमारी खास पेशकश एसएमई कॉर्नर। और एसएमई कॉर्नर में आज हमारे साथ हैं क्रिएटिव पेरिफेरल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर केतन पटेल, जो पटेल साहब मेरे साथ मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं। 12 अप्रैल 2017 पिछले साल अप्रैल में कंपनी लिस्ट हुई थी, 75 रुपए का इशू प्राइस था और स्टॉक अभी का आपकी स्क्रीन पर आना चाहिए मेरे ख्याल से 150 के आसपास इस समय काम काज करता हुआ, तो ऑलमोस्ट दोगुना हो गया है एक साल से कम में। इस तरह का स्ट्रॉन्ग रिटर्न और अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। अच्छा, मैं आपका धंधा समझ रहा था पटेल साहब, स्वागत है आपका। ये क्रिएटिव पेरिफेरल्स मार्केट एंट्री स्पेशलिस्ट है ये कंपनी, क्या होता है सर ये? बहुत सारी ग्लोबल ब्रांड्स हैं जो इंडिया आना चाहती है। हाँ। अगर आप देखें लास्ट 7-8 साल में जो ब्रांड्स इंडिया में आई है, ये ब्रांड डिफरेंट टाइप की ब्रांड्स है। इनको कम्युनिटी चाहिए, कंटेंट चाहिए, खाली प्रोडक्ट से ये कंपनियां काम नहीं करती है ऐसा। और ये ब्रांड जब इंडिया आना चाहती है तभी उसको एक यूनिक कस्टमर एक्सपीरियंस देना चाहती है जो एक नॉर्मल बड़ी कंपनी नहीं दे सकती है। सो हमारे जैसे मार्केट पेनिट्रेशन स्पेशलिस्ट पे डिपेंड करती है कि फॉर एग्जांपल गोप्रो एक ब्रांड है, यूट्यूब की आज सेकंड लार्जेस्ट चैनल गोप्रो है, एक्शन कैमरा की ब्रांड है। ये जब इंडिया आना चाहती थी, इसको चाहिए था 1000 आदमी को ट्रेन किया जाए, 200 से ज़्यादा शॉप्स में अपने पॉइंट ऑफ सेल डिस्प्ले लगाया जाए, तो ये सब में हमारी कंपनी स्पेशलाइज करती है। तो आप लोगों को ट्रेन करते हैं उनके लिए, उनको मार्केट में, हिंदुस्तान मार्केट में इनडेप्थ होने की जरूरत नहीं है, वो इंडिया मार्केट डिसाइड करते हैं। आप जैसी कंपनी के साथ टाई अप करते हैं, आप उनके लोगों को ट्रेन करते हैं, पॉइंट ऑफ सेल्स उनके लिए एस्टैब्लिश करके देते हैं, ऐसा क्या? हाँ, हम पॉइंट ऑफ सेल एस्टैब्लिश या प्रोडक्ट भी बेचते हैं उनके लिए? उनके प्रोडक्ट भी बेचते हैं, उनके प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, उनके प्रोडक्ट वारंटी करते हैं, उनके लिए सोशल मीडिया संभालते हैं। यानी हम ब्रांड का एक्सटेंशन है इंडिया के अंदर। और आप एक्सक्लूसिव टाई अप्स करते हैं या फिर ऐसे और भी प्लेयर्स होंगे, ये कंपनी खुद भी इवेंचुअली इंडिया में आ जाती है और उसके बाद भी आप मार्केटिंग सेल्स करते रहते हो? यूजुअली कंपनी थोड़े टाइम के बाद इंडिया आती है। लास्ट 25 साल से हम ये काम कर रहे हैं। अभी हमारे पास 24 से ज्यादा ब्रांड है, इसमें तो 18+ ब्रांड हमारे पास एक्सक्लूसिव ऑल इंडिया टाई अप है। ओह अच्छा, स्पेसिफिकली आईटी पेरिफेरल्स, लाइफस्टाइल और इमेजिंग, यस है ना? तो लार्जली आईटी पेरिफेरल्स का गेम है ये। कितना कंट्रीब्यूशन वहां से आता है और आपकी कितनी पॉइंट पैन इंडिया प्रेजेंस जब आप लोग कहते हैं, किस तरह की रीच है भारत में? सो राइट नाउ हमारे पास 26 ऑफिस है अक्रॉस इंडिया। हम हमारे सब डिस्ट्रीब्यूटर और डायरेक्ट रिटेलर्स के थ्रू करीबन 5000 हमारे कस्टमर्स हैं जो भारत की जनता को माल पहुंचाते हैं। उसके अंदर अभी हमारा 65% धंधा आईटी से आता है, 35% लाइफस्टाइल और इमेजिंग से आता है। इमेजिंग में हमारे पास ओलंपस ब्रांड है, गोप्रो ब्रांड है, आईटी के अंदर हमारे पास सैमसंग है, एओसी है, लाइफस्टाइल के अंदर बीट्स बाय डॉक्टर है, हेडफोन्स है, सैनाइजर्स है, टीवीज है। इंटरेस्टिंग। तो मैं अभी भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ। Yeah. ये कंपनीज इंडिया आना चाहती हैं, ये आपसे टाई अप करती है, मार्केट एंट्री स्पेशलिस्ट आप हैं, यानी कि आप उनके लिए उनका प्रेजेंस फील कराते हैं सोशल मीडिया पे, ऑन ग्राउंड, उनके लिए मार्केटिंग करते हैं, उनके बाल भी बेचते हैं, ये धंधा आपका? कंप्लीटली, है ना? ऐसे प्लेयर्स और भी हो सकते हैं बाजार में जो सिमिलर प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, आप अपना अपना। हाँ, सो हमारा वैल्यू ऐड ये है कि ऐसे प्रोडक्ट्स ऐसे प्लेयर्स है बाजार में, पर ये बहुत रीजनल स्पेसिफिक प्लेयर्स है। कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं जो पैन इंडिया कर सकता है इनके लिए। अच्छा, Q3 के नंबर्स में देख रहा था, आप लॉसेस से प्रॉफिट लॉक कर रहे हैं, करेक्ट है ना? तो बेस ईयर में लॉसेस क्यों हुए थे? नहीं, लास्ट ईयर जब हमारा ओवरऑल काम जो होता था उसके अंदर हम डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट था? नहीं, डिमोनेटाइजेशन का नहीं था। हम हमारा क्वार्टर टू क्वार्टर कोई कंपनी के लिए मायने नहीं रखता था, पूरा साल देखा जाता था। अब क्वार्टर टू क्वार्टर मायने रखता है लिस्ट हो गया ना सर इसके लिए। हाँ जी, इसके लिए तो ये मतलब आपके लिए सीजनल धंधे होते हैं, कुछ क्वार्टर एबरेशंस होते हैं, ऐसा है? कंप्लीटली। अदरवाइज ऑन अ ईयर बेसिस कंपनी प्रॉफिटेबल रही है? हाँ, मार्केट से भी काफी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। अगर हमारा लास्ट 3 क्वार्टर का रिजल्ट देखे तो लास्ट ईयर का पूरा जो पैट है, पूरा EBITDA है, हम सब हाँ, हाईलाइट तो वही है, EBITDA मार्जिन जहां नेगेटिव में था पिछले साल Q3 में, इस बार 3.7 के आसपास पहुंच गया है। पर फाइनेंशियल ईयर्स देखूं तो 2-2.5% के आसपास के आपके EBITDA मार्जिन रहते हैं। करेक्ट है। तो
कंसिस्टेंट बेसिस पे EBITDA मार्जिन क्या क्लॉक कर पाएंगे, ट्रेजेक्टरी क्या रहेगी, क्या सही नंबर मान के चलूं? दो चीज़ बताऊंगा। मोदी साहब की गवर्नमेंट ने GST इम्प्लीमेंट किया है। अब पूरा भारत हमारे लिए एक मार्केट है। बहुत सारी जगह जैसे नॉर्थ ईस्ट हमारी ऑफिस नहीं थी, वहाँ पे भी पेनिट्रेट कर सकते हैं। ओवरऑल हम समझते हैं ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, ये सब कॉस्ट के हिसाब से हम 1 से 1.25% मोदी साहब को आप थम्स अप दे रहे हैं बेसिकली। हमारे लिए तो थम्स अप है सर। इससे धंधा वाकई सुधर रहा है। हाँ, हम जितनी विदेश जाते हैं, जहाँ जहाँ फॉरेन कंट्रीज में मिलते हैं, इतना ज़्यादा आदर सम्मान हमको कभी नहीं मिला मोदी गवर्नमेंट अरे ने जितना अच्छा मिला है। अच्छा, बैलेंस शीट का क्या हाल है? और आप जब कह रहे हैं GST का फायदा, तो यहाँ से मुझे फाइनेंशियल ट्रेजेक्टरी समझाएं आप। ये जो कंपनी सामने है जो मेरे लिए 150 रुपए पे कामकाज कर रही है, Correct. मेरे लिए बताएं FY18 FY19 कितना EPS कर पाएगी? नंबर्स तो मैं इतना नहीं बता पाऊंगा। अंदाजा दे दें, ग्रोथ कैसी रहेगी? ग्रोथ इंडस्ट्री से डबल रहेगी, मल्टीपल। इंडस्ट्री किस दर पे ग्रो कर रही है? इंडस्ट्री आज 12-15% पे तो आप grow कह रहे कर हैं 20-25% आप क्लॉक करेंगे? हाँ, यकीनन इससे ज़्यादा होगा। चलिए, तो अच्छा खासी हेल्दी ग्रोथ होगी। अभी तो छोटा बेस, लेकिन हाँ 20-25% के आसपास की ग्रोथ ये कंपनी क्लॉक करेगी। पटेल साहब, धन्यवाद आपका इस कंपनी के बारे में डिटेल में बातचीत करने के लिए। तो 20-25% की ग्रोथ, करंट मार्केट कैप 150 करोड़ रुपए के आसपास का। NSE इमर्ज में ध्यान रखें, उस प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी लिस्टेड। क्रिएटिव पेरिफेरल्स आज 3% के उछाल के साथ कामकाज। चलिए, SME कॉर्नर में इतना ही। ब्रेक के बाद एक क्विक मार्केट चेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अच्छी मजबूती, 1.25% से ज्यादा का उछाल, 10,360 के आसपास अब हो रहा है निफ्टी में कामकाज। तो दिन के फ्रेश हाईज पे समय, तो गैप अप बनाया हमने, गैप अप के साथ शुरुआत करी, ना सिर्फ उस गैप को सस्टेन करा, अब फर्दर ऐड करते हुए नजर आ रहे हैं। ये अच्छे संकेत, पर शॉर्ट कवरिंग ड्रिवन है। देखते हैं कितना और तूल पकड़ पाती है रैली या मोमेंटम, या फिर यहां से फिजल आउट होने की तैयारी। तो ऐसा क्या होने वाला है? मार्केट के एक्सपर्ट जुड़ेंगे, आपकी तमाम क्वेरीज को भी सॉल्व करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, जब हम ट्रेडर्स हॉटलाइन लेकर आएंगे। नमस्कार।